कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कल हमारे यहाँ जीवित पुत्रिका व्रत है, जिसे कहीं कहीं जितिया भी कहा जाता है। कल के दिन निराजल व्रत रहा जाता है। पूरे दिन और रात हम लोग अगले दिन पानी पीते हैं। इस वजह से अगर कल का पार्ट नहीं आ पाएगा, वैसे मैं कोशिश करूंगी छोटा ही सही पर पार्ट देने की, लेकिन अगर नहीं आ पाएगा तो आप लोग इस बात को समझिएगा। किसके किसके यहाँ ये व्रत रहा जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। प्रांस पंखुड़ी को टेबल से नीचे गिरते देख अपनी बाहों में संभाल लिया और उसे बेड पर लेकर आ गया। आज पहली बार था जब किसी ने इस तरह से उसकी जिद को तोड़ा था। बेशक से नींद में ही सही, लेकिन पंखुड़ी ने प्रांस को सोफे पर से तो उठा ही दिया था। प्रांस उसे बिस्तर पर लेटाकर कुछ पल यूं ही उसकी तरफ देखता रहा। उसने पंखुड़ी की तरफ वापस देखा और फिर चुपचाप उसकी बगल में लेट गया। उसने खुद ही पंखुड़ी को अपनी तरफ सरकाया और बोला, नाराज़ हूँ मैं तुमसे, लेकिन बस तुम दोबारा गिर ना जाओ, इसलिए तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सो रहा हूँ। आई डोंट वांट यू टू गेट हर्ट। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट थी। वो खुद को ही तसल्ली दे रहा था कि उसने पंखुड़ी को अपनी बाहों में क्यों भरा है। यूं ही वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए गहरी नींद में जा चुके थे। अब प्रांस को भी काफ़ी सुकून की नींद आई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आश्रय की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी साथ वाली सीट पर गई, जहां पर एक बुक रखी थी। उसने पहले उस बुक को वहां देखा ही नहीं था, शायद उसकी नज़र नहीं गई थी, लेकिन अब उस बुक को देखते ही वो पहचान चुका था कि वो पंक्ति की बुक थी। वो तुरंत बोला, लगता है पंक्ति इसे यहीं पर भूल गई, बट कल मुझे कॉलेज जाना ही है तो मैं ये कल सुबह उसे दे दूंगा। ये बोलकर अब उसने उस बुक को आराम से पीछे रख दिया था ताकि वो उसकी गाड़ी में ही रहे और वो बुक को भूले नहीं। शायद वो पंक्ति की ज़रूरत की हो सकती है। वो अब घर के अंदर आया। काम की वजह से वो थोड़ा बिजी चल रहा था, तो उसका आना जाना बेटाइम होता था, इसलिए उसने बोल रखा था कि कोई भी उसका वेट ना करे। वो चुपचाप किचन में आया और आकर अपने लिए खाना गरम कर अपने रूम में ले गया और फिर आराम से खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। जहां प्रांस हद से ज़्यादा ज़िद्दी और पैम्परिंग ढूंढने वाला था, वहीं आश्रय को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। जहां प्रांस सामने से अटेंशन की डिमांड करता था, वहीं आश्रय एकदम मस्त मौला था। सामने वाला अटेंशन दे तो भी और ना दे तो भाड़ में जाए, शायद यही उसकी ज़िंदगी का फंडा था। लेकिन अब कोई था जो खुद ब खुद उसकी अटेंशन में आने वाला था। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, उसकी आंखों के सामने पंक्ति का चेहरा घूम गया। वो मासूम सा चेहरा, उस पर झलकता हुआ डर। अचानक ही आश्रय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन अगले ही पल वो कुछ सोचते हुए बोला, पंक्ति हमेशा इतनी डरी डरी क्यों रहती है? उस दिन पार्टी में भी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आजकल इतना डर कर रहना भी सही नहीं होता। अपने लिए बोलना भी पड़ता है और सामने वाले को अपना गुस्सा दिखाना भी पड़ता है। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर कल पंक्ति से मिलूंगा मैं तो उसे बताऊंगा कि ये डरने का ज़माना नहीं है। आजकल अपने हक के लिए बोलना पड़ता है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना पड़ता है। आई होप मेरी बातों से उस पर थोड़ा असर हो। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर आराम से सो गया। वहीं दूसरी तरफ पंक्ति अपने रूम में थी और बिस्तर पर सोई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने आश्रय का चेहरा घूम रहा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। आश्रय का उसे उन घटिया लड़कों से बचाना और फिर उसे उसका घर पर ड्रॉप करने जाना। पूरे रास्ते आश्रय ने एक नज़र उसे देखा भी नहीं था। वो बस फ़ोन पर बात करता रहा और ड्राइव करता रहा, लेकिन कुछ ऐसा था जो पंक्ति के दिल में एक अजीब सी फीलिंग छोड़ गया था। बिस्तर पर लेटे हुए उसने करवट ली और फिर दोबारा मुस्कुराने लगी। अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बोली, ये मैं क्या सोच रही हूँ? वो भाई की होने वाली बीबी के भाई हैं, मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना है। मैं जानती हूँ रीवा दीदी ने मुझे वो सब कहा था, लेकिन नहीं, मैं उनके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी। मैं जानबूझकर उनके करीब नहीं जाऊँगी, ये गलत होता है। मुझे उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। ये बोलते हुए वो पैनिक करने लगी थी। उसने जल्दी से उठकर पानी का गिलास अपने हाथों में लिया और उसे ख़त्म कर
गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वो पैनिक बहुत जल्दी हो जाती थी। किसी तरह उसने खुद को संभाला और फिर वापस आराम से बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद में चली गई। लेकिन इश्क कहाँ मासूमियत और चालाकी देखता है। इश्क तो वो चिंगारी है जो दिल में लगे तो आग का रूप लेकर ही रहता है। अगर इतना आसान होता इस दिल को मनाना कि उसे नहीं करना इश्क तो बात ही क्या होती। ये तो वो लाइलाज रोग है जो रोने पर आए तो कमबख्त होकर ही रहता है। सुबह का वक्त, राणा मेंशन। पंखुड़ी की आंखें खुली तो उसने अपने बगल में देखा, लेकिन वहाँ से प्रांस गायब था। उसने तुरंत सोफे की तरफ देखा जहाँ पर प्रांस सोया हुआ था। एक बार फिर से उसका चेहरा उतर गया, ये सोचकर कि रात में जब उसे नींद आई तो प्रांस ने उसे तो बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन खुद सोफे पर ही सोया रहा। मतलब अब तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसे मनाना भी पंखुड़ी के लिए बहुत मुश्किल होगा। कुछ सोचते हुए वो मुस्कुराई और बोली, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और फिर इनका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। फिर तो इन्हें मानना ही पड़ेगा ना। वैसे भी मॉम ने कहा था कि पति जब भी नाराज़ होते हैं तो उन्हें मनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उनका फेवरेट खाना बनाना। ये बोलकर वो तुरंत बिस्तर से उठी और अगले ही पल क्लोजेट से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद प्रांस ने अपनी आंखें खोली। अभी 5 मिनट पहले ही वो बिस्तर से उठकर सोफे पर आया था और उसकी धड़कनें अभी तक बढ़ी हुई थी, ये सोचकर कि अगर वो टाइम पर नहीं आता तो पंखुड़ी के सामने तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं रह जाती। बड़े एटीट्यूड से कल उसने अपनी जिद का ढिढोरा पीटा था। उठते ही अगर पंखुड़ी प्रांस को अपनी बाहों में देखती तो प्रांस की जिद और वो खुद पूरी तरह से फ्लॉप हो जाते। एक गहरी सांस लेकर वो भी बिस्तर से उठा और बालकनी की तरफ चला गया। कुछ देर बाद पंखुड़ी वॉशरूम से बाहर निकली और सीधा आईने की तरफ बढ़ गई। इस वक्त उसने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और आज उसने जो साड़ी पहनी थी वो थोड़ी बोल्ड थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए हैरान था। वो खुद से ही बोला, क्या इसने जानबूझकर इतनी बोल्ड साड़ी पहनी है? नहीं, इतना दिमाग तो नहीं चलता इस बेवकूफ़ का। ये बोलते हुए उसने अपना सर झटकाया। वहीं दोबारा उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई जो हल्का सा झुकी हुई थी और अपने बालों को टॉवेल से सुखा रही थी और उसके साथ ही उसका पल्लू उसकी कमर से भी हट रहा था। उधर से बोल्ड ब्लाउज जो पूरी तरह से ब्लैक लेस था। उसे देखते हुए प्रांस का चेहरा घूम चुका था। अब तो उसे अपनी ज़िद पर गुस्सा आ रहा था कि अगर कल रात पंखुड़ी के सामने ज़्यादा ज़िद वाला ढिढोरा नहीं पीटता तो अब वो आराम से उसके पास जा सकता था, उसके क्लोज हो सकता था, थोड़ा सा रोमांस अपनी बीवी से कर सकता था। लेकिन अब तो उसके पास ये ऑप्शन भी नहीं था कि वो पंखुड़ी के पास जाकर उसे थोड़ा बहुत टच भी कर सके। वहीं पंखुड़ी टॉवेल से अपने बालों को सुखाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी के साथ साथ हल्की सी लिपस्टिक लगाने के बाद प्रांस के पास आई और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। प्रांस तुरंत बोला, क्या हुआ? पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, वो मैं पूछ रही थी कि आप अब ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी। प्रांस को ब्रेकफास्ट का जिक्र सुनकर ही कल रात की बात याद आई। वो तुरंत बोला, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? खुद ही बना लो और खुद ही खा लो, मेरा क्या है? मैं तो ना भी खाऊंगा तो चल जाएगा, है ना? पंखुड़ी ने मुंह बनाया और बोली, आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ आप क्या खाएंगे। मैं सच में आपके लिए आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाना चाहती हूँ। प्रांस ने दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमाया और बोला, मुझे नहीं पता, अगर इतना ही कुछ स्पेशल बनाना चाहती हो मेरे लिए तो जाओ, जाकर खुद से ही पता करो, मुझसे क्या पूछ रही हो? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखती रही और फिर धीमे से बोली, एक बार फिर से खट्टा नींबू खट्टा हो गया। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। प्रांस पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, इसने मुझे फिर से खट्टा नींबू कहा? ये बोलते हुए उसने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई हुई थी। वो गुस्से से बोला, एक तो खुद मेरे बिना खाना खाया, इधर उधर लोगों की मसाज करती फिर रही है और खट्टा नींबू मैं हो गया। अपनी गलती इसे दिखाई नहीं देती ना? मुझे लगता है इतनी भी मासूम नहीं हो तुम जितनी तुम बनती हो। पक्का तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी। ओके फाइन, अब मुझे तुमसे कुछ कहना भी नहीं है। ये बोलते हुए उसने दोबारा चेहरा बालकनी की तरफ घुमा लिया था।
वहीं पंखुड़ी नीचे किचन में आई और उसने सर्वेंट से प्रांस की फेवरेट चीज़ पूछी तो उन्होंने 3-4 आइटम बताई और अब पंखुड़ी वो सब बना रही थी। सृष्टि, नताशा और रागिनी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। आज पहली बार था जब पंखुड़ी पूरी तरह से किचन में इतना सब कुछ बना रही थी। वो बस थोड़ी बहुत हेल्प करवाती थी। उसके एफर्ट से साफ पता चलता था कि वो प्रांस से कितना प्यार करती है। तकरीबन 1 घंटे में ही उसने प्रांस के लिए पूरा ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था और उसे टेबल पर सर्व करना शुरू कर दिया था। अब उसे इंतज़ार था प्रांस का और वो दिल ही दिल बस यही सोच रही थी कि आज प्रांस डाइनिंग टेबल पर आ जाए। और तभी उसका चेहरा एकदम से खिल गया जब सीढ़ियों से उतरता हुआ प्रांस नीचे की तरफ आया। पंखुड़ी प्रांस की तरफ देख रही थी जो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। उसे देखते हुए पंखुड़ी का चेहरा पूरी तरह से खिल गया था क्योंकि उसने प्रांस के लिए पूरा स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया था जो उसने टेबल पर लगा भी दिया था और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। प्रांस को जब वो खुशबू महसूस हुई तो वो समझ चुका था कि पंखुड़ी में सच में उसके लिए उसका फेवरेट नाश्ता बनाया, लेकिन इतनी जल्दी मानने वालों में से वो था नहीं। वो नीचे आया, उसे देखते हुए रागिनी मुस्कुराई और बोली, बैठो बैठो, आज तो स्पेशली डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। तुम्हारी बीबी ने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट जो बनाया है। उसकी बात सुनते हुए प्रांस ने एक नज़र पंखुड़ी की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए अब वो खाना प्लेट में लगाने लगी थी। प्रांस तुरंत बोला, लेकिन मुझे तो भूख भी नहीं है। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी के हाथ एकदम से रुक गए। उसने नज़रें उठाकर प्रांस की तरफ देखा और प्रांस ने इस पल अपनी नज़रें उस पर से हटा ली। पंखुड़ी को अब और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा। उसने इतने दिल से और इतनी मेहनत से प्रांस के लिए खाना बनाया था, लेकिन प्रांस ने पूरी तरह से उस खाने को रिजेक्ट कर दिया। बाकी सब भी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर थे और सबको प्रांस की बात सुनकर बुरा लग रहा था क्योंकि सब जानते थे कि पंखुड़ी को हर्ट हो रहा होगा। नताशा प्रांस की तरफ देखकर गुस्से से बोली, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने प्रांस? कल रात भी तुमने खाना नहीं खाया ये बोलकर कि तुम्हें भूख नहीं लगी। कल दोपहर में भी तुमने ठीक से नहीं खाया था और आज सुबह से तो ना तुमने कोई चाय ली है और ना ही कॉफ़ी, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें भूख नहीं लगी। और ये क्या ऑफिस के कपड़े पहने हैं तुमने? अभी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं हुई है तो तुम ऑफिस जाने का सोच भी कैसे सकते हो? प्रांस तुरंत बोला, अब ज़्यादा देर पर घर पर तो नहीं बैठा रह सकता ना, मुझे काम तो करना ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं घर पर बैठा रहूँगा और मेरा काम कोई और भी कर देगा। तो मैंने सोच लिया है कि मुझे ऑफिस जाना है। और रही बात खाने की, तो अगर मुझे सच में भूख लगी होगी तो मैं खाना खाता, लेकिन अगर मुझे भूख नहीं लगी तो मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं खा सकता। नताशा गुस्से से बोली, और अगर वो खाना तुम्हारे लिए किसी ने प्यार से बनाया हो तो? उसकी बात सुनकर प्रांस को कल रात की बात याद आई जब पंखुड़ी उसके बिना अकेले अकेले खाना खा रही थी। वो तुरंत बोला, जिसने ये खाना बनाया है वो खा भी ले, अगर मेरा मन नहीं है तो मैं अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए थे, तभी नताशा गुस्से से पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, यू नो वाट, ये जो एटीट्यूड का स्टिच्यू बनकर घूम रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से है पंखुड़ी। अगर तुम इसे ज़्यादा भाव ना दो ना तो इसके नखरे इतने ज़्यादा बढ़े भी ना। कल रात भी तुमने इसके लिए खाना नहीं खाया, वो तो मैंने तुम्हें इसकी कसम दी, तब जाकर तुमने कोई 2 निवाले खाए, वरना इसका बस चले तो ये खुद भी भूखा रहे और तुम्हें भी भूखा रखे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये लड़का इतना एटीट्यूड लेकर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो रोते हुए तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ भाग गई। वहीं प्रांस नताशा की बात सुनकर हैरान था। कल रात उसने पंखुड़ी को अपनी कसम दी, तब जाकर पंखुड़ी ने खाना खाया, ये बात उसे नहीं पता थी। उसने पलट कर नताशा की तरफ देखा। वहीं नताशा गुस्से से सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो तरस आता है भाभी उस बच्ची पर। आखिर ऐसा कौन करता है भाभी? आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा प्यार प्रांस से करती हूँ, लेकिन अब मुझे ही उस पर गुस्सा आ रहा है। बेचारी पंखुड़ी की कोई गलती भी नहीं होती और उसे सज़ा मिलती है। तंस और प्रांस के बीच अगर कुछ चल रहा है तो वो दोनों इसे अपने तक रखे ना। बेचारी उस मासूम का क्या कसूर है जो कुछ जानती भी नहीं और तकलीफ़ उसे दी जा रही है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, ये बोलकर वो अपने रूम में चली गई।
सृष्टि और बाकी सब बस उसकी तरफ देखते रह गए और अब सबकी नज़रें प्रांस पर उठी हुई थी, जिसके खुद के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। सृष्टि मुँह बनाते हुए बोली, कल से त्योहार शुरू होने वाले हैं, लेकिन इस घर में तो सिर्फ नाराज़गी, गुस्सा और एटीट्यूड ही दिखाई दे रहा है। खुशियाँ तो कहीं हैं ही नहीं। मुझे लगता है मुझे 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाना चाहिए, वरना इस घर में रहकर तो मेरा खुद का दिमाग घूम रहा है। काश मेरा भी कोई मायके होता तो मैं जा पाती, पर मेरे नहीं है तो क्या हुआ, पंखुड़ी के तो है ना, आज ही उसे बोलती हूँ, वो 2-4 दिन के लिए अपने मायके चली जाएगी। ये बोलकर सृष्टि वहाँ से चली गई और अब उसके मायके जाने की बात सुनकर तो प्रांस के होश और भी ज़्यादा उड़ गए, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब बात उसके हाथों से निकल चुकी थी। ना उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो ऊपर रूम में जाकर पंखुड़ी को मनाए और ना ही वो घर वालों से कुछ कह सकता था। अगर वो अपनी फीलिंग्स इतनी आसानी से बाहर निकाल पाता तो शायद वो इतनी प्रॉब्लम में फंसा ही नहीं होता। वो कुछ पल यूं ही अपनी जगह पर खड़ा रहा और फिर चुपचाप बाहर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद रागिनी ने अपना माथा पीट लिया। कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि अब तो प्रांस पंखुड़ी को मनाने उसके रूम में जाएगा, लेकिन प्रांस तो बाहर जा चुका था। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, ये सब आपकी हरकतों का नतीजा है जीजू। जब ये पैदा हुआ था तब बड़ा एटीट्यूड और एरोगेंस लेकर घूमते थे ना आप, बस इसे भी वही सीखने को मिला है और अब ये सबके सिर पर चढ़कर तांडव कर रहा है। मुझे भी नहीं करना कोई ब्रेकफास्ट। ये बोलकर वो भी वहाँ से चली गई और प्रलय वहीं पर बैठा था और अब तंस, आश्रय, कुसुम जी और परीक्षा चारों उसकी तरफ ही देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अपने रूम में थी और बेड पर बैठी थी। उसने टॉम एंड जेरी टॉय को अपनी गोद में उठाया हुआ था और वो सुबक सुबक कर रो रही थी। शायद ये उसकी ज़िंदगी में पहली बार था जब उसने सच में इतना स्पेशल खाना किसी के लिए बनाया था। हालांकि वो बहुत बार अपने मॉम डैड को, ज्योत्सना को इस तरह से उनके लिए स्पेशल खाना बनाकर सरप्राइज़ कर चुकी थी, लेकिन आज तो जैसे उसने उस पूरे खाने में अपनी जान डाल दी थी। पर फिर भी प्रांस ने एक नज़र उस खाने की तरफ देखा भी नहीं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पंखुड़ी को इस बात की थी कि उसे रीज़न भी नहीं पता कि आखिर अब प्रांस उससे नाराज़ क्यों है। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, आप सच में बुरे हैं, बहुत बहुत बुरे हैं। पहले तो आप थोड़े से अच्छे हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे आप थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं, लेकिन आप एक बार फिर से वही खड़ूस, अकड़ू और एटीट्यूड वाले बन गए। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं मनाऊंगी। हर बार मैं आपको मनाती हूँ। मुझे तो पता भी नहीं होता कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हो, लेकिन फिर भी मैं आपकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश करती हूँ। पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आपको मुझसे नाराज़ रहना है ना, तो ठीक है, आप रहिए मुझसे नाराज़। अब मैं भी अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं करूँगी। मेरा ही दिमाग ख़राब था जो मैंने आपके लिए इतना सारा खाना बनाया, ऊपर से मेरा हाथ भी जल गया था, फिर भी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और ना ही रुकी। पर आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मन तो कर रहा है कि आपको छोड़कर चली जाऊं, लेकिन नहीं जाऊंगी। अब मैं आपको छोड़कर भी नहीं जाऊंगी और आपके पास भी नहीं आऊंगी। रात को जब आप इस रूम में आएंगे तब भी मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आपसे दूर रहूंगी। आप मेरे सामने आएंगे तो मैं आपका चेहरा भी नहीं देखूंगी। आप मुझसे बात करेंगे तो मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लूँगी। आप मेरे करीब आएंगे तो मैं ज़ोर से आपको धक्का मारूंगी। जैसे आप मुझे एटीट्यूड दिखाते हैं ना, वैसे मैं भी आपको एटीट्यूड दिखाऊंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि उसके फ़ोन पर प्रांस का फ़ोन आया। अपने फ़ोन पर प्रांस का नंबर फ्लैश होते देख ही उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। अभी तक तो वो ना जाने क्या क्या बोल रही थी, लेकिन अब बिना एक पल गंवाए उसने जल्दी से प्रांस का फ़ोन रिसीव किया और बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, हेलो। सामने से प्रांस की आवाज़ आई और वो भी जल्दी से बोला, वो एक्चुअली मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया है क्योंकि मैं घर पर अपनी एक फ़ाइल भूल गया। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने मुंह बनाया और बोली, तो फिर मैं क्या करूं? प्रांस गुस्से से बोला, ये कैसी बात कर रही हो तुम मुझसे? बात करने की तमीज़ भूल गई हो क्या? पंखुड़ी धीमे से बोली, सॉरी। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया। पंखुड़ी की इसी मासूमियत पर तो उसे प्यार आता था। वो एक बार फिर से बोला, सामने टेबल पर देखो, तुम्हें फ़ाइल रखी हुई दिखाई देगी। पंखुड़ी रोते हुए बोली, मैं एटीट्यूड से बात आपसे नहीं करूंगी, लेकिन मैं सामने भी नहीं देखूंगी क्योंकि मुझे आपकी बात नहीं माननी।
आप बहुत बुरे हैं। आपको पता है मैंने आपके लिए स्पेशली छोले भटूरे बनाए थे। मुझे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है और साथ में मैंने आपके लिए आलू टोस्ट भी बनाए थे, पास्ता भी बनाया था और टोमेटो सूप भी बनाया था और पोहा भी बनाया था। लेकिन आपने सब रिजेक्ट कर दिया। एक बार भी आपने ये सब नहीं देखा कि मैंने कितने दिल से आपके लिए वो सब बनाया होगा। तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। उसकी बात सुनकर प्रांस अपनी आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद खोलते हुए तुरंत बोला, तुमने मेरे अकेले के लिए इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाया था? पंखुड़ी झट से बोले, आपके अकेले के लिए नहीं बनाया था, अपने लिए भी बनाया था। आपको खिलाऊंगी तो खुद क्यों भूखी रहूंगी जी? मुझे तो सोच सोच कर ही भूख लग रही है कि मैंने इतना सब कुछ बनाया था, लेकिन मैं कुछ भी खा नहीं पाई आपकी वजह से। प्रांस मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो चलो एक काम करो, टेबल पर जो फाइल मैं भूल आया हूँ उसे लेकर और साथ ही साथ सारा खाना पैक करके तुम ऑफिस ले आओ, हम दोनों मिलकर खाएंगे। पंखुड़ी झट से बोली, मैं नहीं आऊँगी। अगर वहाँ आने के बाद आपने वो सारा खाना उस दिन की तरह पियून को खिला दिया तो? नहीं, मैं नहीं आऊँगी। फ्रांस को याद आया कि जब पहली बार पंखुड़ी उसके लिए खाना लेकर आई थी तो उसने वो सारा खाना पियून अंकल को दे दिया था। वो झट से बोला, आज ऐसा नहीं करूँगा, तुम खाना लेकर तो आओ। पंखुड़ी तुरंत बोली, पक्का प्रॉमिस? फ्रांस प्रॉमिस शब्द सुनकर एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, तुम खाना लेकर आ जाना। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। और प्रॉमिस शब्द से अब उसे कुछ याद आने लगा। एक लड़की जिसका हाथ उसके हाथ में था, एक आवाज़ जो उसके कानों में गूंजी, पक्का प्रॉमिस। फ्रांस का लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराना और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलना, पक्का प्रॉमिस। फिर अचानक ही फ्रांस की आंखों के सामने एक तस्वीर तेजी से चलने लगी और वो लड़की जो हंसती मुस्कुराती उसके सामने थी। अचानक ही अब वो नीचे ज़मीन पर लेटी हुई उसे दर्द से तड़पती हुई दिखाई दे रही थी। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही थी जो खून से पूरा लथपथ था। उसे देखते हुए फ्रांस की सांसें गहरी होने लगी थी। अचानक ही उसकी नज़र सामने से आते हुए ट्रक पर गई तो उसने जल्दी से अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ घुमाया, वरना वो ट्रक उसकी गाड़ी को क्रैश करते हुए कब आगे बढ़ जाता उसे पता ही नहीं चलता। जैसे ही उसकी गाड़ी सड़क के किनारे पर आई उसने एक झटके से गाड़ी की ब्रेक लगाए और अगले ही पल उसने अपना सिर पीछे सीट पर टिका दिया था। उसका पूरा चेहरा पसीने से भरने लगा था और वो हल्का हल्का कांप रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसे हुए थे। फ्रांस ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बोला, जो पहले हुआ वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। ये बोलते हुए वो लगभग से हाँफ रहा था। तकरीबन आधा घंटा वो यूं ही अपनी गाड़ी में बैठा रहा और फिर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस की तरफ बढ़ गया। बेशक से आधा घंटा लगा, लेकिन वो लगभग से नॉर्मल हो गया था और ऑफिस में आने के बाद जैसे जैसे वो अपने काम में बिजी होने लगा वैसे वैसे उसका ध्यान भी पूरी तरह से बढ़ चुका था। तकरीबन आधा घंटा और बीत चुका था और अब एक गाड़ी राणा इंडस्ट्रीज के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और उस गाड़ी में से पंखुड़ी बाहर निकली। उसके हाथ में एक फाइल थी और साथ में एक बहुत बड़ा टिफ़िन बॉक्स। वो फाइल जो फ्रांस के कहने पर वो ऑफिस लेकर आई थी, वो फाइल इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। अगर वो फाइल इम्पोर्टेंट होती तो फ्रांस उसे पहले ही अपने साथ लेकर आता, लेकिन उसे पंखुड़ी को फ़ोन करने का बहाना चाहिए था, इसलिए उसने फाइल का बहाना बना दिया। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए फ्रांस के केबिन के बाहर आई और उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र फ्रांस पर गई जो पूरी तरह से काम में लगा हुआ था। पंखुड़ी उसके सामने आकर खड़ी हुई। वहीं फ्रांस का दिल इस वक्त ज़ोरों से धक धक कर रहा था। जिस तरह से वो पंखुड़ी को नाराज करके आया था अब उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी पंखुड़ी की तरफ देखने की। वहीं पंखुड़ी बस उसकी एक नज़र के लिए तरस रही थी और अब आखिर फ्रांस ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वो मैं आपके लिए टिफ़िन। तभी केबिन का दरवाज़ा एक बार फिर से खुला और फ्रांस की पर्सनल असिस्टेंट कोयल अंदर की तरफ आई। वो फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, सर, रीवा मैडम आपसे मिलने आई हैं। रीवा का जिक्र सुनकर पंखुड़ी का चेहरा मायूस हो गया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब एक बार फिर से फ्रांस वो ब्रेकफास्ट नहीं खाएगा क्योंकि अब तो वो रीवा के साथ बिजी हो जाएगा।
इसलिए वो बोलते बोलते ही एकदम से चुप हो गई थी। वहीं प्रांस अब अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पंखुड़ी की मायूसी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसे दरवाजे की चिटकिनी लगने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने दरवाजे की तरफ पलट कर देखा, जहाँ से अब कोयल गायब थी और प्रांस उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा था। पंखुड़ी हैरानी से प्रांस की तरफ देख रही थी। उसे लगा शायद प्रांस केबिन से बाहर निकल गया। वो शायद रीवा के पास गया होगा, लेकिन प्रांस तो अभी भी वहीं दरवाजे पर खड़ा था और अब तो उसने दरवाज़ा बंद भी कर दिया था। और जिन नज़रों से वो पंखुड़ी को देख रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से उसे देख रहा था, जिसकी वजह से पंखुड़ी को एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी थी। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। वहीं प्रांस अब धीमे धीमे कदमों से उसके पास आया और फिर उसके बिल्कुल करीब होकर बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? पंखुड़ी ने अपना चेहरा झुका लिया और धीमे से बोली, वो मुझे लगा मिस रीवा आपसे मिलने आई हैं, तो आप उनसे मिलने बाहर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अब प्रांस बिल्कुल उसके करीब होकर उसके चेहरे पर हल्का सा झुका और बोला, लेकिन मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। कोई मुझसे मिलने आया है, इसका मतलब वो मुझसे मिलना चाहता है। मैं तो किसी के पास नहीं गया, मैंने तो तुम्हें अपने पास बुलाया है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी ने नज़रें उठाकर उसे देख लिया और इतने में ही प्रांस की हिम्मत जैसे जवाब दे गई। अगले ही पल वो अपनी बात पलटते हुए बोला, मेरा मतलब है मैंने तुम्हें टिफ़िन लेकर अपने पास बुलाया है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि मुझे पहले खाना खाना है। इससे इम्पॉर्टेंट तो फ़िलहाल मेरे लिए कुछ भी नहीं है, किसी से मिलना भी नहीं। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, ये बात भी आप सही कह रहे हैं, तो क्या मैं लगा दूँ? प्रांस हैरानी से बोला, क्या? पंखुड़ी झट से बोली, खाना ही खाना है ना आपके लिए, तो मैं खाना लगा दूँ ना। प्रांस ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया तो पंखुड़ी सामने टेबल की तरफ बढ़ने लगी। अचानक ही प्रांस उसे रोकते हुए बोला, यहाँ रहने दो, यहाँ नहीं, अंदर चलते हैं। पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अंदर भला कौन सी जगह थी जहाँ प्रांस उसे लेकर जाना चाहता था? वहीं प्रांस अब सामने की तरफ बढ़ गया, जहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा था, लेकिन वो दरवाज़ा लग ही नहीं रहा था। प्रांस जैसे ही वहाँ पर खड़ा हुआ, वो दरवाज़ा खुल गया तो पंखुड़ी हैरान हुई। अगले ही पल प्रांस ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, चलो अंदर। पंखुड़ी झट से बोली, लेकिन वो आगे कुछ और कहती उससे पहले ही प्रांस ने हल्का सा पीछे होकर उसका हाथ पकड़ा और पंखुड़ी सीधा अब उसके साथ साथ चलने लगी। उसके दूसरे हाथ में बड़ा सा टिफ़िन था और अब पंखुड़ी हैरानी से अंदर जाकर उस जगह को देख रही थी, जो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। प्रलय, प्रांस और आश्रय तीनों के केबिन में ऐसा सेटअप किया गया था कि अगर उन तीनों को रेस्ट करना हो तो उन्हें कहीं और ना जाना पड़े। उनके केबिन में ही एक लग्जीरियस रूम अटैच किया गया था, जिसका दरवाज़ा भी थोड़ा प्राइवेसी वाला था, ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब भी ना करे। प्रलय ने ये सृष्टि के लिए बनवाया था और उसके बाद वो जानता था कि उसके बेटे कौन सा कम होंगे, इसलिए उसने उन दोनों के लिए भी सेम केबिन बनवाया था। अंदर आते ही अब पंखुड़ी की नज़र सामने टेबल पर गई और वो टेबल पर खाना लगाने लगी। वहाँ पर उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कोई डेट पर आई हो। प्रांस जाकर सोफे पर बैठा और पंखुड़ी की तरफ देखने लगा। हालांकि पंखुड़ी ने जो खाना बनाया था उसमें से अब ज़्यादातर चीज़ प्रांस खाना छोड़ चुका था, क्योंकि ये सब चीज़ें उसे पहले पसंद थी। अब तो ब्रेकफास्ट में वो बहुत हल्की फुल्की चीज़ें लेता था, लेकिन पंखुड़ी के लिए आज वो सब कुछ खाने वाला था। पंखुड़ी ने पूरा ब्रेकफास्ट लगाया और फिर प्रांस के साथ बैठते हुए बोली, मैं भी आपके साथ ही खाऊंगी ना? प्रांस हल्का सा नाक सिकोड़ कर बोला, नहीं। पंखुड़ी का चेहरा झट से उतर गया। प्रांस मुस्कुराया और बोला, एक बात बताओ, तुमने सच में ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? ये सवाल पूछते हुए प्रांस का चेहरा एकदम लाल नज़र आ रहा था। पंखुड़ी तुरंत बोली, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कसम से। आपको पता है मैं कल भी नहीं खाने वाली थी, लेकिन कल नताशा बुआ ने आपकी कसम दी तो मैंने थोड़ा सा खाना खाया। आपके बिना अब कुछ भी खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको पता है छोले भटूरे तो मेरे बहुत फेवरेट है। जब मैं इन्हें बना रही थी तो मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं किचन में खड़ी खड़ी एक भटूरा जल्दी से खा लूँ, लेकिन मैंने नहीं खाया। मैंने खुद पर कंट्रोल रखा क्योंकि मुझे आपके साथ खाना खाना था, लेकिन आपने तो
ये बोलते बोलते वो चुप हो गई और उसने अपना चेहरा झुका लिया। कल रात से प्रांस का दिल जो उथल पुथल हो रहा था, अब जाकर वो ठिकाने पर आया और अब जाकर उसे वो सुकून मिला जो उसे चाहिए था। यही तो चाहिए था उसे कि बस उसकी बीवी के लिए पहली प्रायोरिटी सिर्फ वो हो, वो खुद भी नहीं। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, उठो। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। भला अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो प्रांस उसे उठने के लिए कह रहा है? क्या वो उसे खाने नहीं देगा? क्या वो अकेले अकेले खाएगा? क्या वो एक बार फिर से नाराज़ हो गया? पता नहीं उसका पति है या फिर कोई घिसा हुआ रिमोट जो बीच बीच में रुक जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। उसे तो रिपेयरिंग भी नहीं आती जो वो प्रांस की रिपेयरिंग कर दे। ये सब सवाल फ़िलहाल उसके दिमाग में चल रहे थे। प्रांस एक बार फिर से थोड़ा सख्ती से बोला, मैंने कहा उठो। पंखुड़ी मुँह बनाते हुए अपनी जगह से उठी और बोली, सुनिए, आपका ना यही चलता रहता है। मैं ना अब आपसे परेशान हो गई हूँ। मैं यहाँ पर आपके लिए खाना लेकर आई हूँ और ये सोचकर आई हूँ कि मैं भी आपके साथ खाना खाऊंगी, लेकिन आप मुझे तो खाने ही नहीं। उसकी बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि अचानक ही प्रांस ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। पंखुड़ी सीधा उसकी गोद में जाकर गिरी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, वो हैरान रह गई थी और धड़कनें तो इतनी तेज से बढ़ चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे दिल सीने से बाहर ही आ जाएगा। वो टुकुर टुकुर प्रांस की तरफ देख रही थी और अब प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा जो लगभग से उसके पेट पर ही था। साड़ी में पेट पर रखा हुआ हाथ कितनी गुदगुदी देता है ये सिर्फ पंखुड़ी ही समझ सकती थी। उसकी गहरी गहरी सांसें प्रांस को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और प्रांस अब उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हम ऐसे बैठ कर नहीं खा सकते? मेरा मतलब है तुम मुझे खिलाना और मैं तुम्हें। ये बोलते हुए अब उसने हल्का सा उसकी कमर को दबा दिया तो पंखुड़ी एकदम से उसके सीने से लग गई। इस वक्त उसे अपने अंदर कैसा करंट सा महसूस हो रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। वो बस अपना सर हामी हिलाकर बोली, खिला सकते हैं। प्रांस तुरंत बोला, तो फिर खिलाओ ना, रुकी क्यों हो? पंखुड़ी ने पलट कर टेबल की तरफ देखा और बोली, लेकिन प्लेट तो दूसरी तरफ है, मुझे पलटना पड़ेगा। प्रांस तुरंत आगे की तरफ झुका। अगले ही पल उसने वो प्लेट उठाकर पंखुड़ी के पैर पर रख दिया। पंखुड़ी हैरान रह गई। उसके पैर और उसके घुटनों के बीच रखी वो प्लेट हिल रही थी और पंखुड़ी को डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए। सब कुछ गिर गया तो खराब हो जाएगा। लेकिन प्रांस तो जैसे आज उससे पंगे लेने के मूड में था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तो ठीक है ना? पंखुड़ी चाहकर भी कुछ बोल ही नहीं पाई और अपने हाथों से प्रांस को खिलाने लगी। उसने निवाला बनाया और प्रांस की तरफ बढ़ाया तो प्रांस ने उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़ा और वो निवाला पंखुड़ी की तरफ बढ़ा दिया। वो चाहता था कि पंखुड़ी उसे खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो पंखुड़ी को इम्पोर्टेंस नहीं देने वाला था। अगर पंखुड़ी की इम्पोर्टेंस अटेंशन पर उसका हक है तो वो उसे भी बदले में वो सब देने वाला था। पंखुड़ी के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने वो निवाला खा लिया। वो पहली बार ऐसे प्रांस की आंखों में आंखें डालकर उसकी गोद में बैठकर खाना खा रही थी। हालांकि प्रांस ने पहले भी उसे ग्रोवर मेंशन में अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाया था, लेकिन तब पंखुड़ी नींद में होने का ड्रामा कर रही थी। पर अब उसकी आंखें खुली थी और अब प्रांस ने उसे तो कुछ करने ही नहीं दिया। वो खुद पंखुड़ी को खाना खिला रहा था और साथ ही साथ खुद भी खा रहा था। पंखुड़ी के हाथ उसके सीने पर थे और वो बस उसकी तरफ देखे जा रही थी। ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। कुछ ही देर में उन दोनों ने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया था। पंखुड़ी इतना सारा लाई थी जो खाना उन दोनों के लिए ही पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो दोनों ही चिड़िया जितना खाते थे। खाना खत्म होने के बाद भी प्रांस ने पंखुड़ी को अपनी गोद से उठने नहीं दिया और पंखुड़ी भी उसकी गोद से उठने की कोशिश कर ही नहीं रही थी। मुश्किल से तो उसे ये मौका मिला था जिसे वो अपने हाथों से गंवाना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन अब अचानक ही प्रांस उसे अपनी गोद में लिए ही सोफे से उठा और सामने की तरफ बढ़ गया, जहाँ पर एक आलीशान बेड लगा हुआ था। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये आप मुझे यहाँ। पंखुड़ी की बात सुनकर प्रांस ने कुछ नहीं कहा। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और फिर खुद उसके ऊपर झुकने लगा। पंखुड़ी की धड़कनें एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगी।
प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, खाना तो मैंने खा लिया, लेकिन अभी मेरी भूख अच्छे से शांत ही नहीं हुई है। शायद मुझे खाने के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी बातों का जो मतलब वो समझ रही थी, अगर सच में प्रांस की बातों का यही मतलब है तो फिर ये सब सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। प्रांस उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोला, क्या तुम्हारी भूख शांत हो गई? क्या तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए? ये बोलकर जैसे ही वो पंखुड़ी की गर्दन को अपने लबों से छूने लगा, पंखुड़ी तुरंत करवट लेकर घूम गई और उसने बेड शीट को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। रात की बात अलग थी और रात को अंधेरा होता था, लेकिन अब दिन में प्रांस के साथ रोमांस उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके बदन में अलग ही हलचल मचाने पर लगी हुई थी। उसकी पीठ प्रांस की तरफ थी और उसकी पीठ से पल्लू हटा हुआ था, जिसकी वजह से आज वो पंखुड़ी ने एकदम बोल्ड ब्लाउज पहना हुआ था। उसकी वजह से प्रांस को उसकी पूरी पीठ साफ दिखाई दे रही थी और उसे देखते हुए तो अब प्रांस की वो भूख और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी जिसके बारे में वो पंखुड़ी से बात कर रहा था। वो पंखुड़ी के करीब हुआ और उसने अपना हाथ पंखुड़ी के दाएं तरफ रखा। पंखुड़ी का दिल जोरों से धड़क उठा और एक बार फिर से उसने बेडशीट पर अपनी पकड़ कसती थी। उसके बदन का रोम रोम सिहरने लगा था। उसे यूं देखकर प्रांस के लब भी सूख रहे थे और अब वो पंखुड़ी की गर्दन पर झुककर उसे हल्का हल्का चूमने लगा था। पंखुड़ी ने अपने लबों को कसकर अंदर की तरफ दबा लिया। वो पागल सी होने लगी थी। वो अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा था। पंखुड़ी ने जब उसके हाथ का दबाव अपने पेट पर महसूस किया तो एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई। उसकी आंखों के सामने हर एक पल घूम गया था जब जब प्रांस उसके करीब आया था। वहीं प्रांस उसके माथे पर किस करते हुए धीमे से बोला, रोज पेटल। उसके मुंह से रोज पेटल सुनकर ही पंखुड़ी का चेहरा एकदम किसी गुलाब के फूल की तरह खिल गया। लेकिन अभी भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो बस इमेजिन कर रही थी प्रांस का चेहरा कि ये बात कहते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। वहीं प्रांस ने एक बार फिर से अपने लबों से उसे चूमा और बोला, मेरी तरफ देखो ना रोज पेटल। पंखुड़ी धीमे से बोली, मुझे मुझे शर्म आती है। प्रांस भी बेहद सेडेक्टिव वॉइस में बोला, कब तक शर्माओगी बच्चा? पंखुड़ी को समझ नहीं आया कि वो प्रांस के इस सवाल का जवाब क्या ही दे। प्रांस उसकी गर्दन पर किस करते हुए उसकी पीठ पर झुकने लगा तो पंखुड़ी की जान निकलने लगी। अचानक ही वो प्रांस की तरफ घूम गई और उसने अपनी बाहें पूरी तरह से प्रांस की गर्दन पर लपेट दी और खुद उसके सीने में सिमट गई। वो हद से ज़्यादा शर्मा रही थी और थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। वहीं प्रांस अब उसकी गर्दन में झुका हुआ था। पंखुड़ी उसकी गर्म सांसों को अपने कान के पास और अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। वो प्रांस के सीने में और भी ज़्यादा सिमट गई और धीमे से बोली, सुनिए, कुछ 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 हो रहा है। प्रांस भी बेहद सेडेक्टिव वॉइस में बोला, क्या हो रहा है? पंखुड़ी के पास उसके इस सवाल का जवाब नहीं था। वो खुद नहीं जानती थी उसे क्या हो रहा है। बस उसे अपने जिस्म से अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी और ये चीज़ बयां करना भी उसे नहीं आता था। लेकिन उसकी गहरी होती सांसें उसके दिल की हालत बयां कर रही थी। वो उसके सीने में सिमट कर बोली, मुझे मुझे नहीं पता, सुनिए, लेकिन मत कीजिए ना। ये सब ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरी जान निकल जाएगी। प्रांस ने उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वो उसके चेहरे को देख रहा था और पंखुड़ी भी तकिए पर अपना सिर रखकर प्रांस की तरफ ही देख रही थी। नज़रों ही नज़रों में कुछ ऐसा हुआ कि पंखुड़ी ने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और प्रांस के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो गई। प्रांस ने गहरी नज़रों से उसे देखा, पर पंखुड़ी में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो नज़रें घुमाकर प्रांस की तरफ देख पाए। वो झट से बोली, वो मुझे मुझे उसकी बात सुनते हुए प्रांस मुस्कुराया। वो समझ चुका था कि पंखुड़ी बहुत ज़्यादा शर्मा रही है और वो भी उसे परेशान नहीं करना चाहता था। शायद ये सही वक्त नहीं था इतना आगे बढ़ने का, इसलिए उसने अपना चेहरा पंखुड़ी के चेहरे पर झुकाया। उसकी गर्म सांसें पंखुड़ी को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अब वो थोड़ा और झुककर उसके माथे को चूम लिया।
अब पंखुड़ी को इस बात पर गुस्सा आने लगा कि उसने प्रांस को क्यों रोका। अगर उसे शर्म आ रही थी तो शर्म तो आएगी ना। अब वो बेशर्म थोड़े ना है जो सामने से कहे कि हाँ मुझे आपका प्यार चाहिए, आप मुझे प्यार कीजिए। उसने अपने लबों को अपने दांतों में दबाया हुआ था और प्रांस अब उसकी गर्दन तक पहुंच गया था। उसने उसे लब बाइट देते हुए उसकी स्किन को अपने लबों में भरा और जोरों से खींच दिया। पंखुड़ी दर्द से तड़प उठी। प्रांस मुस्कुराया और बोला, अगर रोका नहीं होता तो ये दर्द नहीं देता। पंखुड़ी को समझ नहीं आया कि वो अब उसे क्या ही जवाब दे, इसलिए वो बस दोबारा करवट लेकर दूसरी तरफ घूम गई। प्रांस तुरंत बोला, अब एक बार फिर से तुम मुझे पागल कर रही हो, सीधी हो जाओ वरना मैं सच में कह रहा हूँ इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा और फिर मैं तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी उसकी तरफ पलट गई। प्रांस ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। मतलब वो चाहती ही नहीं उन दोनों के बीच कुछ हो, वरना क्या ही जाता उसका। अगर वो यूं ही लेटी रहती तो उसे बहाना मिल जाता एक बार फिर से उसके करीब जाने का। पंखुड़ी गहरी सांसें लेते हुए बिस्तर से उठी और बोली, मैं अब घर जाऊं? प्रांस तुरंत बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, घर जाकर किसी की मसाज करनी है क्या? पंखुड़ी ने मुंह बनाया और बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? प्रांस बिस्तर से उठते हुए बोला, आजकल तुम मसाज दे रही हो लोगों को तो और मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। आज के पार्ट का सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सीन आप लोगों को कौन सा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से मुझसे जुड़े हुए हैं ये बात भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का पार्ट पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। कहानी पर इतना सारा प्यार बनाने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए और कहानी को एंजॉय करते रहिए।